हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के इस क्लास में हम लोग अपने क्लास 10th जो हमारी सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसके सिलेबस को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी सोशल साइंस है उसके हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम लोग उसके सिलेबस को क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कौन कौन सी हमारी बुक्स हैं, है ना, जो सोशल में हमारे कौन कौन से सेक्शन हमारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने में चैप्टर्स पढ़नी है, क्या चैप्टर्स के क्या नेम होंगे, चैप्टर्स की बेसिकली क्या थीम है। तो उन सभी को हम लोग आज के अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लोग स्टार्ट करते हैं अगर, तो हमें सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़नी है। तो सब्जेक्ट जो हमें पढ़नी है वो हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, सिविक्स पढ़नी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। यानी कि आप सिंपल बोलो कि आपकी जो सोशल साइंस की आपकी जो सब्जेक्ट है ना, सोशल साइंस क्या है, आपकी जो सब्जेक्ट होगी सोशल साइंस, वो आपकी कितनी है, तो वो आपकी 4 अलग अलग सब्जेक्ट में क्या आपकी डिवाइड की गई है। एक आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, सिविक्स पढ़ने, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री पढ़ने, यानी कि 4 सब्जेक्ट आपको क्या करने हैं अपने सोशल साइंस में आपको पढ़ने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते अगर इकोनॉमिक्स हैं, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो ये मेनली क्या है, अब जैसे आपके लोगों को ना, बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है क्योंकि हमें आगे चल के क्या करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, तो ना हमें सोशल साइंस पढ़ाने, हम क्यों पढ़े सोशल साइंस क्लास 10th में। देखो सोशल साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने का मेन पर्पस क्या होता है, जो हमारी पास्ट में इवेंट्स हुई हैं, जो इवेंट्स हैं, जो भी चीज़ें आप जैसे पढ़ोगे आप, नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया को कैसे फ्रीडम मिली, तो इन चीज़ों के बारे में आपको क्या होना चाहिए, मीन्स अपने कंट्री के हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। सेम ज्योग्राफी में हम लोग क्या देखते हैं, तो ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के बारे में समझते हैं। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप पूरे इंडिया का फिजिकल फीचर कैसा है, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स कैसे आपके इवॉल्व होते हैं, हिमालयास के बारे में आप पढ़ोगे। तो इस सभी चीज़ों को आप पढ़ोगे ताकि आप अपने कंट्री के ना फिजिकल फीचर्स को क्या करो, जान सको। फिर आप देखोगे सिविक्स। अब सिविक्स मेनली हम जो पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह आप देख रहे होगे ना, कैसे लीडर्स चुने जाते हैं, कैसे पीएम बनते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस आपके कैसे होते हैं, चीफ मिनिस्टर के क्या पावर होंगे, प्राइम मिनिस्टर के आपके क्या पावर होंगे। इन सभी चीज़ों को हम लोग कहाँ पर डिस्कस करते हैं, सिविक्स में। एंड इकोनॉमिक्स, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट आपकी इकोनॉमिक्स, हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं हम लोग उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे, तो उन सभी चीज़ों को, रिसोर्सेस को हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, किसमें, इकोनॉमिक्स में। अब क्योंकि 10th तक आपको ना हर कोई सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि देखो अब 10th के बाद कौन से बच्चे किस स्ट्रीम में जाएंगे, क्या वो साइंस में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे या फिर वो कॉमर्स लेंगे, ये किसी को पता तो है नहीं। यानी कि 10th तक आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने। 10th तक क्या करता है, 10th तक आपका क्या करना है, आपको एक बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या करेगा, 10th तक आपको सारे सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ने हैं ना, ताकि आपका कम से कम क्या हो जाए, जो आपका एक बेस होता ना है वो स्ट्रांग हो जाए। अगर आपने 10th तक सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई की है, सभी सब्जेक्ट्स को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप 10th के बाद किसी भी स्ट्रीम को अगर आप चुनते हो, इधर आप साइंस चुनते हो, कॉमर्स चुनते हो या फिर आर्ट्स, तो आपको ना किसी भी तरह की क्या होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लेते हम लोग, अगर कोई बच्चे क्या करते हैं आफ्टर 10th, अगर आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम को क्या करते हैं, चूज करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, तो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है ना, उनके लिए क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10th तक आपको पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट से अपने आप बेस क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेनली हम लोग क्लास 10th में जो पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में हमारी इकोनॉमिक्स एक बुक होगी, सोशल साइंस में सिविक्स होगी, ज्योग्राफी होगी एंड हिस्ट्री होगी। अब इन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 चेक करेंगे कि हमारे सिलेबस क्या रहने वाले हैं। सो पहला सब्जेक्ट हमारा है इकोनॉमिक्स का। अब देखो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 9 से पढ़नी क्या क्या शुरू की होगी, यानी कि इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो क्लास 9 से, है ना। अगर आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम पढ़े होगे, तो क्लास 10th में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। तो टोटल आपकी जो बुक होगी इकोनॉमिक्स की ना, वो 5 चैप्टर में क्या आपकी डिवाइड है। पहला चैप्टर आपका है डेवलपमेंट का, सेकंड आपके जो चैप्टर बनेंगे वो है आपकी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। फिर आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे मनी एंड क्रेडिट का, क्या पढ़ोगे आप, मनी एंड क्रेडिट का। फोर्थ चैप्टर आप पढ़ोगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, एंड जो लास्ट आपको चैप्टर पढ़ने हैं वो आपके हैं कंज्यूमर राइट्स। अब 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, थीम देखते हैं कि किस चैप्टर के अंदर हमें ओवरऑल क्या क्या चीज़ों को कवर करना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सो पहला चैप्टर हमारा है डेवलपमेंट। अब सबसे पहले समझेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। देखो जैसे आप किसी भी कंडीशन में हो, अभी आप जो भी आपकी कंडीशन है,
फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से आप देख लो। तो डेवलपमेंट क्या होगा, अगर आप अपने से बेटर कर पा रहे हो, जो भी आप अभी सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कंडीशन में हो, अगर आप उससे थोड़े क्या होते हो बेटर हो जाते हो आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, डेवलपमेंट हुआ। अब इकोनॉमिक्स में हम लोग जब डेवलपमेंट को पढ़ेंगे तो सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होती है। डेवलपमेंट, अब देखो डेवलपमेंट जो मेन पॉइंट है आपका, डेवलपमेंट ये हर पर्सन के लिए अलग है। क्या है, डेवलपमेंट जो है हर पर्सन के लिए अलग अलग है, हर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आपको ये अलग देखने को मिलेगा डेवलपमेंट का मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, आप अपना एग्जांपल ले लो, अगर आप बच्चे हो पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए मेनली डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, आपके जो एग्जाम होंगे उसमें आप क्या करो, हाई स्कोरिंग मार्क्स लाओ, है ना, ये आपका डेवलपमेंट हो गया। एक बिजनेसमैन है, उसका डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो उसके डेवलपमेंट का मतलब होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, प्रॉफिट बना सके। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सबके लिए अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इनकम के बारे में, इसी में हम लोग क्या करेंगे, इनकम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लाइवलीहुड सर्वाइव कर रहे हो, जैसे किसी भी को गुजारा करने के लिए, किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए इनकम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैसा उसको चाहिए, इनकम है। अब इनकम के अलग अलग हम लोग इसके अंदर गोल्स देखेंगे। इसके अलावा अब इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ोगे, हम लोग नेशनल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग ना अलग अलग कंट्रीज़ को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग अलग अलग कंट्री को क्या करेंगे, इसके अंदर कंपैरिजन करेंगे, अलग अलग कंट्री को एक दूसरे से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। किसके बेस पे, इनकम के बेस पे कंपेयर करेंगे। फिर इसके अलावा अदर जो क्राइटेरिया आपको देखने को मिलते हैं इनकम के अलावा जो कंपैरिजन हो सकता है आपका, है ना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह, तो उन सभी चीज़ों पे क्या करेंगे, हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कुछ हम लोग बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ की, किसकी बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। एंड जो लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट टॉपिक बनेंगे इसमें, वो आपके होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। क्या टॉपिक बनेंगे हमारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो इसने टॉपिक्स को हमें क्या करना, ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, पढ़ना है। फिर सेकेंड चैप्टर होगा हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो सेक्टर हमारा इंडियन इकोनॉमी का क्या है, देखो कोई भी जो हमारा इकोनॉमी है किसी भी कंट्री का जो सेक्टर होता है आपका ना, सेक्टर हमने पढ़ा है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका। प्राइमरी सेक्टर होते हैं हमारे, सेकेंडरी सेक्टर होते हैं और हमारे टर्सरी सेक्टर होते हैं। तो इनमें हम लोग क्या देखेंगे ना, जो प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर हमारे होंगे, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। जैसे आप देखो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, जब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या थे आपके, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पीपल किसके अंदर इंगेज थे, आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंगेज थे। लेकिन टाइम जैसे जैसे बदलते गया, टाइम जैसे जैसे आपकी बढ़ती गई ना, तो लोगों ने क्या किया, तो लोगों की शिफ्टिंग हुई है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लोगों ने क्या किया है, शिफ्ट किया है। तो शिफ्ट किस कारण से हुआ, उसके पीछे के क्या रीजंस रहे हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, उन सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो हमारे सेक्टर्स होंगे, जो सेक्टर का डिवीज़न हम लोग देखेंगे। जैसे हमने देखा था 3 सेक्टर आपके डिवाइडेड है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी में। इसके अलावा 2 और आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे आपके सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होंगे हमारे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे 1-2 टॉपिक्स रह जाएंगे वो हमारा होगा सेक्टर्स, जैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर भी हमारे एक होते हैं। क्या होते हैं हमारे, एक पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर भी। तो कुल मिलाकर सेक्टर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला तो हो जाएगा आपका प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी में। फिर एक आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अलावा आपको एक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलेंगे। तो सभी क्या होंगे, किस तरह से वर्क होते हैं, किस तरह से हमारे डेवलपमेंट में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके होंगे वो होंगे मनी एंड क्रेडिट। अब देखो मनी क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब आपका उधारी होता है और मनी का मतलब क्या होता है आपका, सिंपल आप पैसा समझते हो। तो मनी सिंपली क्या है आपका, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से, जो अभी आप जो करेंसी देख रहे हो ना, पेपर करेंसी, जो आप नोट वगैरह देखते हो, मेटल कॉइन जो आप कॉइन वगैरह देख रहे हो, तो पहले टाइम पे ऐसी करेंसी नहीं हुआ करती थी। जब आप स्टार्टिंग में जाओगे ना, तो स्टार्टिंग में क्या होती है, बहुत पहले बार्टर सिस्टम हुआ करती थी, यानी कि सामान के बदले सामान का लेन देन होता था, उसका ट्रांजेक्शन किया जाता था। फिर उसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस किया। इसके बाद से एज अ मनी को क्या किया गया, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि मनी के थ्रू आप किसी भी चीज़ को क्या कर पाओगे, एक्सचेंज कर पाओगे। तो उस पर हम लोग देखेंगे। क्रेडिट में हम लोग देखेंगे लोन वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब लोन भी आपको 2 तरह से देखने को मिलेंगे। एक आप जगह से लोन लेते हो फॉर्मल से, और दूसरा जगह आप लेते हो
इनफॉर्मल से। तो हम लोग पहले तो मनी के बारे में समझेंगे, जो पहले मनी कैसी चलती थी, मॉडर्न मनी कैसी आपकी चल रही है। फिर क्रेडिट में हम लोग देखेंगे लोन वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लोन एक्टिविटीज़ बैंक की कैसी होती है, अलग अलग हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर क्रेडिट सिचुएशंस को देखेंगे। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को भी हम लोग देखेंगे। जैसे लोन हम लोग लेते हैं ना, जैसे अगर आप बैंक के थ्रू लोन ले रहे हो या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू अगर आप लोन ले रहे हो तो वो क्या होंगे, आपके फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, तो आप वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल में जाए, जैसे आप किसी रिलेटिव से अपने पैसे उधार ले लिया, किसी दोस्त से, तो वो लोग क्या करते हैं, जब मनी लेंडर जो पैसे जो उधार देते हैं तो वो क्या करेंगे आपसे, तो वो आपसे ना इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेते हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल हो गया। अब क्योंकि इंटरेस्ट वो बहुत ज़्यादा आपसे हाई रखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, कर्ज में धीरे धीरे जाते जाओगे एंड लास्टली आप डेब्ट साइकिल में क्या कर जाओगे, फंस जाओगे। तो इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, आरबीआई का इनफॉर्मल सेक्टर के बेसिस पे क्या उनकी गाइडलाइंस है, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे अपने चैप्टर मनी एंड क्रेडिट में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा एक चैप्टर होगा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बनता है, क्यों, देखो ग्लोबलाइजेशन आप सिंपली क्या होता है, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, मोबाइल से अगर आप पढ़ रहे हो, इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, तो इंटरनेट के थ्रू क्या आप क्या देख रहे हो, पूरी दुनिया एक दूसरे से क्या आपकी कनेक्टेड है, यानी कि आप अपने घर बैठे एक छोटे से मोबाइल डिवाइस से क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया से क्या हो आप कनेक्टेड हो। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपली आपका वही होता है जब अलग अलग कंट्री एक दूसरे को ग्लोबली क्या आपके कनेक्टेड। तो अभी अभी मोबाइल या इंटरनेट आपका क्या ग्लोबल विलेज बन चुका है आपका, यानी कि पूरी दुनिया क्या हो चुकी है आपके फ़ोन में सिमट चुकी है। तो जो ग्लोबलाइजेशन आपका है ना, इसका आपके इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, क्या इसका आपको बेनिफिट देखने को मिला है ग्लोबलाइजेशन का, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे प्रोडक्शन होते हैं अलग अलग कंट्री में, क्या होती है प्रोडक्शन होती है। जैसे समझो कि इंडिया में कोई पेन बन रहा है और यूएस में पेन नहीं बनता है, तब यूएस को उसकी नीड होगी तो यूएस क्या करेगा, हमसे इंपोर्ट करेगा, हम क्या करेंगे यूएस को चीज़ें को एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हो रहा है, आपकी नीड्स इजीली क्या हो पाती है, पूरी हो पाती है। अलग अलग जगह पे जहाँ भी प्रोडक्शन होगा तो जिसको जहाँ पे चाहिए वो क्या करेंगे, उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके अलावा आप देखो ग्लोबलाइजेशन देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम देखेंगे ना कि टेक्नोलॉजी का क्या बहुत बड़ा रोल प्ले किया टेक्नोलॉजी ने। फिर हम लोग इसी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को एंड ग्लोबलाइजेशन को, जिसको 1991 में किया गया था बाय द उस टाइम को जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे जो ग्लोबलाइजेशन आपका है ना, इसका आपके इंडिया इकोनॉमी पे, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या इससे हमें बेनिफिट वगैरह देखने को मिली है। और एक सही हम बोले फेयर ग्लोबलाइजेशन, किसकी हम लोग बात करते हैं, एक फेयर अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो तो उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एंड जो लास्ट आपके चैप्टर होंगे वो होंगे आपके कंज्यूमर राइट्स। अब कंज्यूमर देखो क्या होता है, जैसे कोई भी आप सामान वामान खरीद कर ला रहे हो मार्केट से तो आप कंज्यूमर हो गए। अब जब आप सामान खरीद करके ला रहे हो तो आपके ना बहुत सारे राइट्स हैं, आपके बहुत सारे क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब मार्केट प्लेस में, एक मार्केट में ना, जैसे आप बाहर निकल रहे हो मार्केट में अपने, तो मार्केट में कंज्यूमर कौन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो सेकंड हमारा पॉइंट होगा कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूमर जो मूवमेंट है क्या है आपका। तो पहले हम देखेंगे कि मार्केट प्लेस में कंज्यूमर कौन है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो कंज्यूमर के कौन कौन से कंज्यूमर ने मूवमेंट किए, कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, यानी कि एक कंज्यूमर को कौन कौन से अधिकार दिए गए, अगर उसको कोई चीट कर ले सामान बेचते टाइम पे तो उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और कंज्यूमर मूवमेंट को किस तरीके से फॉरवर्ड किया गया, आगे लिया गया, तो उन सारे ही पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। तो टोटली हमारे फाइनली क्या हमारी जो चैप्टर्स हमारे हैं, तो मेनली हमें 5 चैप्टर क्या करने हैं, अपने इकोनॉमिक्स में हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो बुक है, अच्छा एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हम लोग यहाँ पर सिलेबस को कवर करने वाले हैं ना, जैसे देखो आप, जैसे हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, तो इसका जो सिलेबस डिस्कशन का जो सिलेबस जो हमारी होगी वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर होगी। क्या होगी, सिलेबस जो हमारी होगी ना एनसीईआरटी के पैटर्न पर होगी। जो सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे अपने एग्जाम्स के लिए वो हम लोग एनसीईआरटी के पैटर्न पर पढ़ेंगे। लेकिन
क्या जो एनसीईआरटी की बुक में दी गई है हम लोग सिर्फ उसी को पढ़ेंगे? तो नहीं, एनसीईआरटी में जितनी आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अलावा जो एडिशनल बुक्स है, क्या है आपकी, जो मार्केट के अंदर आपको एडिशनल बुक्स देखने को मिलती है ना, तो उनको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी कि अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हो इस चैप्टर को, अगर यहाँ पर जो आपको पढ़ाई जाएगी वो अगर आप पढ़ते हो तो आपको ऑलमोस्ट किसी बुक को रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको बुक को रीड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो एनसीईआरटी के पैटर्न को हम लोग फॉलो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको अदर बुक्स में देखने को मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होंगे, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी कि सिंपल क्या है, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ जो हमारी एडिशनल बुक्स हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, फोकस करके पढ़ाई करेंगे, उसको सिलेबस को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इकोनॉमिक्स का हो गया हमारा, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ने हमने डिस्कस किया। इकोनॉमिक्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट बुक होगा वो हमारा जो होगा हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि हमारा सिविक्स का। क्या होगा हमारा ये, सिविक्स। अब सिविक्स में हम देखो क्या करना है, तो सिविक्स में जब आप चैप्टर्स देखोगे ना, जैसे आप इंडेक्स देखोगे तो इसमें आपके ना जो चैप्टर्स होंगे, जो आपकी बुक है ना, वो आपकी अलग अलग यूनिट्स में क्या आपको डिवाइड देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी। तो ये जो आपकी बुक्स है, ये बुक्स आपको अलग अलग यूनिट में आपको डिवाइड देखने को मिलेगी। तो मेनली आपको 4 यूनिट मिलेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो मेनली आपको 4 यूनिट मिलेंगे इसमें आपको आपके सिविक्स के बुक में। अब देखो 4 जो आपके यूनिट है ना, ये आपके अलग अलग चैप्टर में डिवाइड है। देखो जैसे आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है पावर शेयरिंग, एंड जो सेकंड चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो पढ़ना है आपको फेडरलिज्म। क्या पढ़ना है आपको, फेडरलिज्म पढ़ना है। तो आपको यूनिट 1 में 2 चैप्टर पढ़ने, पावर शेयरिंग का एंड फेडरलिज्म का। अगर आप आते हो यूनिट सेकंड में, तो यूनिट सेकंड में आपको एक चैप्टर पढ़ने हैं, वो आपका है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसके अलावा आप यूनिट 3 में आपको पढ़ने हैं एक चैप्टर, जो कि होंगे आपके पॉलिटिकल पार्टीज। एंड द लास्ट आपके यूनिट हैं और जो लास्ट आपका चैप्टर होगा इसके अंदर, वो आपको पढ़ने हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो ये सारे चैप्टर में क्या क्या थीम हमें रखने हैं। तो पहला हमारा चैप्टर बनेगा पावर शेयरिंग का। अब देखो पावर शेयरिंग सिंपल क्या होता है, मतलब जो भी आपको पावर मिलता है, जैसे पावर अलग अलग तरह से मिल सकती है। डेमोक्रेसी के थ्रू भी पावर मिलती है हमको, मोनार्की के थ्रू भी पावर लोगों के पास होती है, और डिक्टेटरशिप के थ्रू भी पावर होती है। लेकिन मोनार्क में क्या होता है, डिक्टेटर में क्या होता है, पावर जो होता है वो गिने चुने लोगों के हाथ में होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में आप क्या देखते हो, पावर जो होता है ना, पावर को शेयर किया जाता है। पावर किसी एक पर्सन के पास नहीं होता है। पावर का यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, डिवीजन देखने को मिलता है। पावर अलग अलग डिवीज़न में, अलग अलग ऑर्गन्स में आपकी क्या होती है, डिवाइड होती है। जैसे आप इंडिया की अगर बात करते हो, तो इंडिया में क्या आपको देखने को, जो आपके पावर होती है वो अलग अलग डिवीज़न में डिवाइडेड है। जैसे आपके एक एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और आपकी जुडिशरी है। अब लेजिस्लेटिव क्या बनाती है, आपकी लॉ वगैरह बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जो लॉ बनती है उस लॉ को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। और आपकी जुडिशरी क्या करती है, तो जो लॉ आपकी बनाई जाती है ना, उसको चेक भी करती है कि जो लॉ आपकी बनाई गई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल के तरीकों को फॉलो करती है या नहीं करती है। एंड जब मेन काम क्या होता है हमारी जुडिशरी का, जस्टिस प्रोवाइड करना टू द पीपल। तो ये मेन हम लोग देखेंगे पावर को कैसे ट्रांसफर किया गया। इसमें हम लोग मेनली तो स्टोरी पढ़ेंगे, जो रेफरेंस में हम लोग केस स्टडी करेंगे हम लोग श्रीलंका का एंड बेल्जियम का। वहाँ पर हम देखेंगे वहाँ पर पावर शेयरिंग कैसे हुई, क्या वहाँ पर लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे श्रीलंका के अंदर ना मेजोरिटिज्म आया था, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या किया था, डोमिनेट करने लगे थे श्रीलंका के अंदर। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा था श्रीलंका के ऊपर, उसको हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बेल्जियम के बारे में देखेंगे। और लास्ट हम लोग 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे कि जो पावर शेयरिंग है ना, तो पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। अब देखो क्योंकि पावर जो हम लोग बात करें चैप्टर में पावर शेयरिंग की बात करें ना, तो पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, क्या पावर शेयरिंग कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या इसके रीजन हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, आप थोड़ा बहुत समझ लो। जब पावर जब शेयर करते हो ना, जब पावर किसी एक के हाथ में होगा ना, तो वो क्या होता है, उसके पास पावर लिमिटेड नहीं रहती है, अनलिमिटेड पावर उसके पास जाती है। तो जब उसके पास पावर ना अनलिमिटेड हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी मर्जी का काम करेंगे, किसी दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, जो मर्जी आए वो क्या कर जाएंगे, करेंगे। गलत सही कुछ भी हो, उनका जो मन करेगा वो करेंगे। तो
पावर का ट्रांसफ़र करना ज़रूरी इसीलिए है ना, ताकि लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके, लोगों के राइट्स का ध्यान रखा जा सके। तो कुछ इस बारे में हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे जो हमारे पावर शेयरिंग के फॉर्म कौन कौन से, क्या देखेंगे हम लोग, जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है, जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपके चैप्टर में होंगे, तो उसमें क्या क्या फॉर्म्स आपके पावर शेयरिंग के हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो हमारा चैप्टर 1 में हम लोग क्या हमने डिस्कस किया। सेकंड जो चैप्टर आपके होंगे वो होगा आपका फेडरलिज्म। क्या होगा चैप्टर आपका, फेडरलिज्म आपका चैप्टर होगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, ये फेडरलिज्म होता क्या है। देखो कहीं पर भी जब क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है ना, तो उसको फेडरल बोलते हैं, वही होता है आपका फेडरलिज्म होता है। अब इसमें हम लोग जो देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से आर्गूमेंट्स देखेंगे हम लोग। कुछ आर्गूमेंट्स को देखेंगे जो कि आपके इंडिया को क्या करते हैं, जो कि आपके इंडिया को क्या बनाएंगे, फेडरलिज्म बनाएंगे। यानी कि जैसे हम लोग बात करें कि जो हमारे इंडिया है ना वो एक फेडरल कंट्री है, तो किस पॉइंट के बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो इंडिया कंट्री है वो एक फेडरल कंट्री है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो फेडरलिज्म है ना इसको कैसे प्रैक्टिस की जाती है, जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे कंट्री में है, लैंग्वेज जो हमारी पॉलिसी है वो कैसी है, वो कब इम्प्लीमेंट की गई, जो हमारे सेंटर और स्टेट हैं, जैसे कंट्री में हमारे है ना 2 से ज़्यादा लेवल की सरकार है, सेंटर भी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमारी है, लोकल गवर्नमेंट भी हमारी है। तो जो सेंटर गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उनके बीच में रिलेशन किस तरह का है, कैसा रिलेशन है, उसको हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ना पावर क्या है आपकी, डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब पावर किसी एक के पास नहीं है, पहले पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर आपके स्टेट के पास भी है। एंड कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसी वर्क हैं जिन पे लॉ क्या बनाएंगे, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, जो इंपॉर्टेंट एक चैप्टर भी आपका बनेगा, वो है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का चैप्टर। अभी देखो जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे तो ये क्या आपको बोला गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो जेंडर मतलब क्या, जैसे मेल हो गए, फीमेल हो गए, ये मतलब जेंडर आप समझ गए। रिलीजन मतलब जैसे हिंदू कौन है, मुस्लिम, जो अलग अलग रिलीजन आपके हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्धिज्म है, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो सब हो गए आपके। एंड कास्ट आपको तो पता ही होगी, कास्ट क्या होते हैं, हमारे ओबीसी हो गए, मतलब अलग अलग कास्टेस के जो लोग हो गए आपके, तो वो होते हैं आपके कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे। तो वो सब क्या है, जैसे होते हैं ना, ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, तो आपके कास्ट हो जाते हैं। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने। अब इसमें देखो हम लोग को कवर क्या क्या करना है। पहला तो हम लोग देखेंगे जो जेंडर और पॉलिटिक्स है, क्या देखेंगे हम लोग, जेंडर एंड पॉलिटिक्स देखेंगे। जो पहला हम लोग पॉइंट देखेंगे ना वो जेंडर के बेस पे किसके रेफरेंस हम लोग देखेंगे, पॉलिटिक्स को। अब जेंडर पॉलिटिक्स हम जो रेफरेंस देखेंगे तो पब्लिक प्राइवेट क्या क्या डिवीजन किया गया है आपके जेंडर का पॉलिटिक्स में, प्लस जो हमारी वुमेन है, कौन, वुमेन, तो वुमेन का क्या रोल है हमारे पॉलिटिक्स में, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब सेकंड हमारा पॉइंट आएगा रिलीजन का। अब देखो रिलीजन में हम लोग क्या देखेंगे, तो रिलीजन में हम लोग देखेंगे कि कम्युनलिज्म आपका है, सेकुलर स्टेट है। सेकुलर मतलब सिंपल क्या होता है, जो अलग सारे धर्म के लोग मिल करके क्या रहेंगे, रहते हैं। तो सेकुलरिज्म इंडिया के अंदर कैसे है। फिर हम लोग लास्ट देखेंगे कास्ट। अब देखो कास्ट का आपका मीन आएगा क्या, कास्ट में ना आपको इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। जैसे आप कास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी, अलग अलग कास्ट के लोग ना आपस में डिवाइडेड हो जाते हैं, एक दूसरे को अनइक्वल मानते हैं। जो लोअर कास्ट के लोग होंगे वो क्या होते हैं, उनको अपर कास्ट के लोग क्या करते हैं, नीचा मानते हैं, उनको अपने बराबर नहीं समझते। जब भी कास्ट की बात आएगी वहाँ पर आपको लोगों में क्या देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। फिर हम लोग देखेंगे कास्ट जो है, कास्ट सिस्टम का, इसका पॉलिटिक्स में आपको क्या रोल देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट आपका होगा वो पॉलिटिक्स हम लोग देखेंगे कास्ट में किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हो गया थर्ड का। जो नेक्स्ट आपके चैप्टर होंगे, जो इंपॉर्टेंट एक आपके चैप्टर है, कोर चैप्टर आप इसको बोल सकते हो, वो आपके हैं पॉलिटिकल पार्टीज। क्या होंगे आपके पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स को। पहला तो हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, क्या होता है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या आपको फंक्शंस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से काम को करती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या पॉलिटिकल पार्टी का होना नेसेसरी है। जो पॉलिटिकल पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी का होना
नेसेसरी है, ज़रूरत है भी या नहीं, बस ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी को बना दिया गया। इसके बाद हम देखें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो क्या कर सकते हैं। जैसे अब सिंपल देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अब हैं तो हमारे कंट्री में ना कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमें रिक्वायरमेंट है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ आपकी नेशनल पार्टी है, जैसे नेशनल पार्टी की आप बात करते हो, बीजेपी है, कांग्रेस है, अभी के टाइम पे तो आम आदमी पार्टी भी बन चुकी है आपकी नेशनल पार्टी। इसके अलावा अगर आप देखोगे कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज आपकी होती हैं, जैसे आप देख लोगे आरजेडी आपकी बिहार की है, जेडीयू वगैरह है ना, समाजवादी पार्टी आपकी है। तो इस तरह के, तो उसको हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और लोकल स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, स्टेट पार्टीज क्या होती हैं, किस पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी बोलते हैं, किस पार्टी को हम लोग स्टेट पार्टी बोलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हर पार्टी बन के नेशनल पार्टी बन जाएगी। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ रिक्वायरमेंट होंगे, है ना। तो उन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं नेशनल पार्टी बनने के लिए, उसको भी हम लोग क्या करेंगे चैप्टर के अंदर इन डिटेल क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी है, तो पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस क्या हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है उनका मेन चैलेंज, उनके चैलेंजेस आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। और लास्टली जो आपका चैप्टर का टॉपिक होगा कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है तो करप्ट होती है। अब सारी पॉलिटिकल पार्टी करप्ट नहीं होती, कि मेनली पॉलिटिकल पार्टी करप्ट वगैरह होती है। तो उनमें कैसे रिफॉर्म्स आप कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज में आप रिफॉर्म किस तरीके से ला सकते हो, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। एंड जो लास्ट आपके टॉपिक होंगे इस चैप्टर के, वो होंगे आपके आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में, क्या होते हैं, क्या रोल होता है, क्या कंडीशंस होते हैं इसके लिए। लेकिन जब डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में है, उसके क्या आउटकम्स निकल रहे, उसका क्या नतीजा निकला। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में जब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का इंडिया में से क्या नतीजा निकला, क्या उसके आउटकम्स निकले, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आउटकम्स की बात करें तो पहला हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं डेमोक्रेसी के आउटकम्स को, हम लोग किस तरीके से क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, ये हमारे पॉइंट होंगे। फिर अकाउंटेबल है, डेमोक्रेसी कैसी होती है आपकी, अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। क्या क्या होगी आपकी, तो डेमोक्रेसी आपकी अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है और आपकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। तो किस कारण से, किस रीजंस के थ्रू आप ऐसा बोल सकते, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे जो कि आपके डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल, लेजिटिमेट और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या करते हैं, बनाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे जो डेवलपमेंट, इकोनॉमी के ग्रोथ आपको कैसे देखने को मिलेगा, डेमोक्रेसी के थ्रू आपको इकोनॉमिक आउटकम्स क्या देखने को मिलेंगे, है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिला के हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो कुल मिला के हमें डेमोक्रेसी सिविक्स में हमें 5 चैप्टर क्या करने हैं, कवर करने हैं। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा हमारा वो होंगे हमारे ज्योग्राफी। क्या होंगे हमारे, ज्योग्राफी हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा। इसमें अभी हमें कितने चैप्टर कवर करने हैं, तो टोटल हमें इसके अंदर 7 चैप्टर्स को क्या करना है, कवर करना है। तो पहला जो चैप्टर हमारा है वो है हमारा रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। अभी देखो रिसोर्सेस है, डेवलपमेंट है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेस क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, समझो रिसोर्सेस क्या होते हैं। देखो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को क्या करती है, पूरा करती है, वो क्या होती है, हमारे लिए रिसोर्सेस बनती है। क्या होती है, हमारे लिए रिसोर्सेस होती है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी नीड्स को पूरा करे वो आपके क्या होंगे, रिसोर्सेस होंगे। फिर हम लोग देखेंगे रिसोर्सेज का हम लोग टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, रिसोर्सेज के टाइप्स को देखेंगे कि रिसोर्सेज के कौन कौन से टाइप्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस किस टाइप्स में किया गया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग एजेंडा 21 को क्या करेंगे, इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे रिसोर्सेज ऑफ प्लानिंग। रिसोर्सेज जब भी हम लोग, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए रिसोर्सेज के लिए, उनका जो कंजर्वेशन हम लोग रिसोर्सेज का अपने किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर हमारे यहाँ लैंड रिसोर्सेज, हमारे लैंड रिसोर्सेज क्या होंगे, लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा रिसोर्सेज में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को पढ़ेंगे। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे सॉइल को, कि जो हमारे सॉइल है ना वो हमारे एज अ रिसोर्सेज किस तरीके से हैं।
फिर हम लोग लास्ट डिस्कस करेंगे सॉइल एरोजन के बारे में। किसको हम लोग पढ़ेंगे? सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इतना हम कुछ हम लोग क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आएगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या होंगे? जो नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा वो होगा आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें हम लोग देखेंगे फ्लोरा एंड फौना को। क्या फ्लोरा मतलब क्या होंगे? आपके जो प्लांट जितने भी कम्युनिटी होगी आपकी फ्लोरा होती है, एंड फौना जो आपके एनिमल के जितने भी आपकी कम्युनिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फौना बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग फ्लोरा एंड फौना इंडिया में किस तरीके से उनको क्लासिफिकेशन किया गया है उसको पढ़ेंगे। जो वैनिशिंग फॉरेस्ट हमारे हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग। एशियाटिक चीता हैं वह कहाँ पर रह रहे हैं इंडिया के अंदर में, है ना, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे जो हिमालयन हम लोग देखेंगे ट्रबल, आपका हिमालयन यू है वो ट्रबल में है, उसको देखने वाले हैं। फॉरेस्ट का हम लोग एंड वाइल्ड लाइफ का हम लोग किस तरीके से कंजर्वेशन करेंगे वो पढ़ेंगे। आपके इसी में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिलेंगे ना, आपको प्रोजेक्ट टाइगर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक टॉपिक आपको मिलेगा छोटा सा प्रोजेक्ट टाइगर का, वो उसको हम लोग इन डिटेल क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, उसके पीछे उसको क्यों लाया गया था, क्या वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के क्या क्या टाइप्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर में किस तरीके से किया गया है, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? इन डिटेल क्या करने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर होगा आपका वो होगा वाटर रिसोर्सेज, यानी कि वाटर भी क्या एज अ रिसोर्सेज की तरह हमारा काम करता है, यानी कि वाटर भी क्या करते हैं? हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। तो वाटर एज अ रिसोर्स हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर के स्कैर्सिटी के बारे में। वाटर कंजर्वेशन जरूरी है तो उसको हम लोग वाटर को किस तरीके से कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे हम लोग वाटर का, उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उसके मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से इंडिया के अलग अलग पार्ट में की जाती है उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके चैप्टर होंगे एग्रीकल्चर। क्या चैप्टर हैं आपके? तो नेक्स्ट वन चैप्टर होंगे आपके वो एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया ना एग्रीकल्चर क्या होता है आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आते हैं। तो फार्मिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सिंपली कि फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग के कौन कौन से टाइप है, जैसे कि आप देखोगे प्रिमिटिव फार्मिंग होते हैं आपके, इंटेंसिव फार्मिंग होते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग होते हैं। फिर क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे, रबी क्रॉप्स के बारे में, खरीफ क्रॉप्स के बारे में, जैद क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेजर क्रॉप्स जो हमारे कंट्री में आपको देखने को मिलते हैं जैसे राइस, व्हीट, इन सब, कॉफ़ी, फिर टी वगैरह, तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन अलग अलग जो मेजर क्रॉप्स हमारे इंडिया के अंदर में है उनको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन क्या है जो एग्रीकल्चर है ना, तो एग्रीकल्चर का हमारे इंडियन इकोनॉमी में, क्या जो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसका रोल है, उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ एग्रीकल्चर पर। जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था ना पहले इकोनॉमिक्स में कि ग्लोबलाइजेशन एक चैप्टर था हमारा, तो उस ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको हम लोग क्या करेंगे? देखो अब एक सिंपल पॉइंट में बताता हूँ, जब भी आप SST पढ़ोगे ना तो आप किसी एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिक मत देखना, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे ना उसको अपना इंटर रिलेट करो अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू, तो वहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर क्या करेंगी? समझ में आएंगी। ठीक है। तो इसके अलावा चैप्टर यहाँ पर हो गया। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्या होगा चैप्टर? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम लोग मिनरल्स देखेंगे, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स का ऑक्यूरेंस किस तरीके से हम लोग करते हैं उसको देखेंगे। फिर हमारे फेरस मिनरल हैं जैसे आयरन ओर हो गया हमारा, मैंगनीज हो गया। जैसे नॉन फेरस की हम लोग बात करें मिनरल्स की, जैसे माइका हो गया हमारा, रॉक मिनरल्स की बात करेंगे, हमारा लाइमस्टोन है। फिर हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग जो हम लोग करते हैं, तो माइनिंग जब की जाती है तो उसके क्या हैजर्ड्स हैं, क्या उनका नुकसान होता है माइनिंग करने का, उसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमें मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं उसका हम लोग किस तरीके से कंजर्व करेंगे, उसको किस तरीके से हम लोग बचाएंगे। कन्वेंशनल सोर्सेस हम लोग देखेंगे, एनर्जी जो हमारी है तो एनर्जी के क्या क्या कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारे दूसरे टॉपिक होंगे जिसमें हम लोग देखेंगे जैसे कोल आपका है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस हमारे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सभी के बारे में क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेंशनल एनर्जी में। अब बात करें नॉन कॉन्वेंशनल भी हमें पढ़ना है, नॉन कॉन्वेंशनल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो नॉन कॉन्वेंशनल में हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस,
टाइडल एनर्जी, इन सभी को क्या करेंगे हम लोग चैप्टर 5 यानी कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो चैप्टर आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि इसमें कुल मिला के हमें सेकेंडरी सेक्टर के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। अब इसमें देखो क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग जब हम लोग करते हैं यानी कि रॉ मटेरियल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी न्यू मटेरियल को क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि जो फिर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है सेक्टर है, इसका हमारे नेशनल इकोनॉमी में, नेशनल इनकम में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग देखेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी कि जब कभी इंडस्ट्री बनाते, इंडस्ट्री को लगाते हो तो उसके लिए आइडियल लोकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री आपको देखने को जैसे आपका कॉटन, जैसे बात करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो कम्प्लीटली ना एग्रीकल्चर पर क्या करती है, आपकी बेस करती है। जैसे कि आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, या आपकी जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री है ना, इस तरह के इंडस्ट्री को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे चैप्टर यहाँ पर क्या होंगे, खत्म होंगे। और भी कुछ चैप्टर जो टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल अपने क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स को इन डिटेल अच्छे से क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। एंड जो लास्ट चैप्टर होगा हमारा ज्योग्राफी का, वो होगा हमारा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। क्या होगा चैप्टर का नेम हमारा, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि नेशनल इकोनॉमी के लाइफलाइंस कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला आपको पता है 3 आपका है, रोडवेज आपका है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है। सारे ही क्या आपके, जैसे रोडवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, और आपका एक जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका रेलवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है और आपका एयरवेज। ये 4 अलग अलग आपको जो ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम देखने को मिलेंगे वो आपके क्या है, इंडियन इकोनॉमी के, आपके नेशनल इकोनॉमी के क्या है, लाइफ लाइन है। सो पहले हम लोग बात करेंगे रोडवेज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, रोडवेज के बारे में। तो रोडवेज का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेलवे। अब रेलवे में रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर लोग पाइपलाइंस के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे वाटरवेज। अब देखो वाटरवेज जो है ना, वो आपका सबसे चीपेस्ट क्या है, आपका सोर्स, सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ आपका ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलता है, वो आपका वाटरवेज है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मेजर पोर्ट्स कौन कौन से, जो मेजर सी पोर्ट्स हैं वाटरवेज के लिए वो कौन कौन से हैं। फिर बात आएगी हमारी, इसके अलावा हम लोग एयरवेज, तो एयरवेज में कम्युनिकेशन किस एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन किस तरीके से हमारी कंट्री में है, इंटरनल और एक्सटर्नल या फिर इंटरनल ट्रेड, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, किसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड जो लास्ट आपका टॉपिक होगा इसमें हम लोग एक अलग से पढ़ेंगे अच्छे से इन डिटेल में हम लोग वो टूरिज़्म के बारे में, कि इंडिया में जो टूरिज़्म आपकी है ना वो किस तरीके से है, कितना उसका इन फ्यूचर उसका स्कोप है टूरिज़्म का हमारे कंट्री इंडिया में, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में इन डिटेल हम लोग क्या करने वाले, सारे ही टॉपिक्स को 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे अपने क्लास में अच्छे से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, तो ज्योग्राफी भी हमारा कंप्लीट। तो हमें ज्योग्राफी में टोटली 7 चैप्टर्स क्या करने हैं, कवर करने हैं। एंड जो लास्ट आपका सब्जेक्ट होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट है, वो आपका है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में ना आपको टोटल 5 चैप्टर क्या करने हैं, आपको पढ़ने हैं। अब जो आपकी हिस्ट्री है ना, ये भी आपकी क्या है, अलग अलग आपके सेक्शन में क्या है, डिवाइड है। देखो जो आपको पहला सेक्शन देखने को मिलेगा वो आपको इवेंट्स एंड प्रोसेस मिलेगा। क्या मिलेगा कि इवेंट कंट्री में किस तरीके से अलग अलग जगह पर हुई, उसके क्या क्या प्रोसेस रहे, उसको देखेंगे हम लोग। सेकंड हमें देखने को मिलेगी सेक्शन जो आपका है, अच्छा जो आपकी सेक्शन फर्स्ट होगी ना इवेंट एंड प्रोसेसेस के, इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने। पहला आपको पढ़ना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड जो सेकंड आपको चैप्टर पढ़ने हैं वो आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया। जो सेकंड सेक्शन आपका है वो आपका है लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। इसमें आपको भी 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आपका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड जो सेकंड इसमें जो थर्ड यानी 4th चैप्टर आपको जो पढ़ने हैं वो आपका है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड जो लास्ट सेक्शन आपके हैं वो है आपका एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इसमें जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं वो आपका है प्रिंट कल्चर एंड द
मॉडर्न वर्ल्ड। सो कुल मिला के आपको 3 सेक्शन आपका हिस्ट्री के अंदर है, जो कि आपके 5 इसमें अलग अलग आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। सो पहला आपका चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखो, जब यूरोप में आप बात करते हो नेशनलिज्म की, तो इसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, आप रिलेट करना, क्लास 9th में ना आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर, कलर चेंज कर लेते हैं, क्लास 9th में ना आपने एक चैप्टर पढ़ी होगी फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या पढ़ी होगी आपने? एक चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी होगी। अगर आपने पढ़ा उसको अच्छे से है तो आपको ना कुछ याद होगी। उसमें क्या होती है, जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो उसके बाद वो रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं क्या होता है, पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलता है। तो वो यूरोप में किस तरीके से फैला है ना, फ्रांस का रेवोल्यूशन के बाद से वो किस तरह से आगे पूरे यूरोप में फैला, उसी के बारे में क्या करना हमें इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। सो कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो होगा आपका ना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपके क्लास 9th का आपको जो चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे कहीं ना कहीं कंप्लीटली क्या करेगा, रिलेट करेगा ये। तो इसमें आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो पहला आपको तो पढ़ना है द फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया ऑफ नेशन क्या था, उसको हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम देखेंगे जो मेकिंग ऑफ अ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से आया उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एरिस्टोक्रेसी क्या थी, न्यू मिडिल क्लास कैसे वहाँ पर इमर्ज हुए, लिबरल नेशन का मतलब क्या होता था, कंजर्वेशन क्या हुआ, 1815 क्या है डेट इंपॉर्टेंट, 1815 के बाद जो आपका जो कंजर्वेशन था वो किस तरीके से आपको यूरोप में आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। फिर आपका एक होगा द रेवोल्यूशनरीज, कौन कौन से थे फ्रांस के अंदर में, उन्होंने क्या क्या वर्क किया, क्या उनका रोल रहा यूरोप में रेवोल्यूशन के पीरियड में, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। देखो, जो एज ऑफ रेवोल्यूशन आप पढ़ोगे ना, वो आप 1830 से पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? 1830 से 1848 के बीच के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इस यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, जो दूसरा आपका इसमें और जो आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, वो आपको रोमांटिक इमेजिनेशन देखने को मिलेंगे आपको इसके अंदर चैप्टर में, एंड नेशनल फीलिंग आपको देखने को मिलेगा, हंगर, हार्डशिप, प्लस आप पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में इस चैप्टर के अंदर क्या करोगे, पढ़ोगे। एंड जो लास्ट आपका टॉपिक होगा 1848 के बारे में आप जो पढ़ोगे, वो क्या आपका रेवोल्यूशन था, लिबरल्स का क्या रेवोल्यूशन हुआ था, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो सेकंड चैप्टर आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया, क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें इंडिया में नेशनलिज्म किस तरीके से आया, क्या क्या प्रोसेस हुए, तो इसमें देखो मेनली जो हम लोग बात करेंगे, जो स्टार्टिंग जो चैप्टर आपका होगा वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, खिलाफत मूवमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, उसका क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया के अंदर में। फिर महात्मा गांधी ने क्या लाया इंडिया के अंदर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया गया इंडिया के अंदर में महात्मा गांधी के थ्रू, उसमें आप देखते हो सत्याग्रह के बारे में, तो सत्याग्रह का क्या आइडिया था उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सत्याग्रह का आइडिया था, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही क्यों अडॉप्ट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने अडॉप्ट किया, उसके पीछे क्या रीजंस थे, महात्मा गांधी की क्या सोच थी उसके पीछे, उसको हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देखोगे डिफरेंट स्ट्रैंड्स, देखो क्या देखोगे, मूवमेंट जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी ना, इसमें अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग क्या थी, इनकी सोच थी। अब मूवमेंट टाउन में अलग चल रहा था, आपका गांव वगैरह में अलग चल रहे थे मूवमेंट। जैसे आपका आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो टाउन में लोगों ने इसका मतलब अलग समझा, गांव में लोगों ने इसका मतलब अलग समझा, जो लोग प्लांटेशन में वर्क कर रहे थे उन्होंने इसका मतलब बिल्कुल ही अलग समझा। इसके बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं, तो महात्मा गांधी फिर इसके बाद लेकर के आते हैं सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। अब जो आपकी सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट है, इसे महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च किया, डांडी मार्च जो आप लोग पढ़ते हो, सॉल्ट लॉ को महात्मा गांधी ने ब्रेक किया, और वहीं से क्या होती है आपकी सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट की शुरुआत होती है। फिर ये मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ा, लोगों ने इस मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एंड लास्ट एक छोटा सा आपको टॉपिक देखने आपके बुक में, वो होगा 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हालांकि आपको सिलेबस में इसका बहुत कम दिया गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको इन डिटेल क्या करेंगे, अपने चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे मेनली आप बात करो तो नेशनलिज्म इंडिया के दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप, दो मूवमेंट, एक आपका आएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरे होंगे आपके सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। ये पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है ना नेशनलिज्म इंडिया, इन्हीं दो पॉइंट पे क्या करता है, मेनली फोकस करता है आपका। अब क्लियर है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये आप जो चैप्टर देख रहे हो ना, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, ये मेनली इवेंट्स हैं।
जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो चीज़ें हिस्ट्री में जा चुकी हैं, बीत चुके हैं, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे ना, ये बिल्कुल कहानी की तरह, स्टोरी की तरह चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट, आपको स्टोरी बहुत अच्छे से याद रहे, ताकि कहानी बार बार पढ़ लोगे तो कहानी का बिल्कुल भी क्या करोगे, भूलोगे नहीं। और जहाँ तक रही बात डेट की, किसकी, तो जहाँ तक बात रही डेट और नेम को याद करने की, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल कहानी समझोगे ना, तो उसके साथ आपको डेट्स एंड नेम्स आपको इजीली अपने आप क्या हो जाएंगे, चैप्टर के सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन आएगा वो हमारा है लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। देखो ये जो आपका सेकेंड आपका क्या है, इसके अंदर आप पढ़ोगे द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। देखो प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड से जो थोड़े पहले की जो दुनिया थी वो किस तरीके की थी, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके अंदर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा आप 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे आप, 19th सेंचुरी के बारे में आपको पढ़ने इसके अंदर, जो कि आपका टाइम पीरियड होगा 1815 से लेके 1914 तक, यानी कि जस्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक का इवेंट जो था आपका, वो आपका प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बेसिस पे आप पढ़ोगे। फिर आप इंटर रिलेट करोगे किसके थ्रू, तो आप इंटर वॉर इकोनॉमी देखो। क्या देखोगे आप इस चैप्टर के अंदर, इंटर वॉर इकोनॉमी आपकी एक टॉपिक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर आपकी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है पोस्ट वॉर एरा के बाद में, तो उसको किस तरीके से क्या किया गया है, आपका रिबिल्डिंग किया गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो आपका फोर्थ चैप्टर होगा वो है आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है आपका, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इंडस्ट्री में क्या है, रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन का मतलब एकाएक क्या है, सारे लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री लगाना बिल्कुल शुरू किया, रेवोल्यूशन बिल्कुल वहाँ पर आ गई। तो रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आने से पहले की दुनिया कैसी थी, उसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे हैंड लेबर्स के बारे में इसके अंदर, और स्टेशन पावर के बारे में पढ़ेंगे। कॉलोनीज में इंडस्ट्री कैसी थी। अब कॉलोनीज में मत कहने का मतलब ऐसी कंट्रीज जिसके ऊपर क्या था, ब्रिटेन का क्या था, रूल था, तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्री कैसे देखने को मिलती थी, किस तरह की इंडस्ट्री थी, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे जो फैक्ट्रीज हैं वो किस तरीके से इमर्ज हुए, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरीके से हुआ, और जो गुड्स था, मार्केट फॉर गुड्स यानी कि गुड्स के लिए मार्केट किस तरीके का था, उसको हम लोग क्या करेंगे। तो इन सारे ही पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं, जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। अब जो नेक्स्ट आपका चैप्टर, जो लास्ट आपका सेक्शन होगा हिस्ट्री का, वो है आपका है एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर के बारे में और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, यानी कि ये भी चैप्टर का दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपको पढ़ना है प्रिंट कल्चर के बारे में, एंड दूसरा पढ़ना आपका मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। अगर आप इसको देखते हो ना, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब प्रिंटेड, जब बुक्स की बात आएगी, किसी प्रिंट कल्चर में मेनली बुक्स को ज़्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे। जो फर्स्ट आपकी प्रिंटेड बुक थी वो कौन सी थी, उसको किस तरीके से प्रिंट किया गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मिलनी जो यूरोप, ईस्टर्न कंट्रीज में, ज़्यादातर वेस्टर्न में देखने को मिलती है आपकी। फिर प्रिंट जो आपका यूरोप में किस तरीके से, प्रिंट कल्चर, जो प्रिंट सिस्टम है ये यूरोप में किस तरीके से आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके जब प्रिंट में रेवोल्यूशन आया, जब प्रिंट कल्चर में क्या प्रिंट में रेवोल्यूशन आया, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ पूरे वर्ल्ड पर, इसको पढ़ेंगे हम लोग। रीडिंग मेनिया क्या है, उसको पढ़ा जाएगा। तो प्रिंट कल्चर 19th सेंचुरी में आपकी प्रिंट सिस्टम किस तरीके की थी, उसको पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया में देखेंगे कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड के अंदर दोनों में ही प्रिंट का आइडिया क्या था, प्रिंट किस तरीके से की जाती थी, उसको हम लोगों को पढ़ना है। फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स क्या होते हैं, जो रिलीजियस रिफॉर्म्स किया गया और पब्लिक डिबेट्स किया गया, उसके अंदर ना प्रिंट का क्या रोल था, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी कि जब डिबेट वगैरह करते हो तो प्रिंट का भी, जैसे बुक्स वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका रोल होता है, उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्या उसके रोल रहे थे जब बुक्स को पब्लिश किया जाता है, जब बुक जब छपती है पब्लिकेशन अलग अलग हाउसेस के थ्रू, तो पब्लिकेशन का क्या न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन किस तरीके का था उस टाइम पे। फिर प्रिंट एंड सेंसरशिप हमने डिस्कस किया था, और कुछ क्लासेस में पहले हमने पढ़े हैं कि सेंसरशिप क्या होता है आपका, आपने 9th में पढ़ा भी होगा। सेंसरशिप के बाद जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की आप स्टोरी पढ़ रहे होगे, इसमें क्या होता है, सिंपल देखो, अब जैसे आप हर चीज़ को अपने मन से नहीं छाप सकते हो, आपको किसी चीज़ को जब छापना होगा ना, तो आपको क्या करने होते हैं, तो आपको सरकार से क्या करने होते हैं, सरकार मतलब
एक ना बॉडी होती है, वो आपको अलाउ करती है कि हाँ आप ये छाप रहे हो ये गलत है सही है, उसी को सेंसर बोलते हैं। तो सेंसरशिप और प्रिंट में किस तरीके था इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो ये ओवरऑल क्या थे आपके क्लास 10th का हमने क्या किया है, सिलेबस डिस्कशन किया है। क्या किया है, तो ये ओवरऑल क्या था आपके क्लास 10th में आपको जो 4 अलग अलग बुक्स पढ़नी आपको है, इकोनॉमिक्स की, सिविक्स की, ज्योग्राफी की एंड हिस्ट्री की, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल हमने क्या किया है आज के इस क्लास में, जो आपका फर्स्ट क्लास है ना, तो इस क्लास में हमने क्या किया है, आपका सिलेबस डिस्कशन किया। क्या किया है, सिलेबस को हमने क्या किया है, सिलेबस डिस्कशन किया है कि क्लास 10th के सोशल साइंस में हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसका क्या सिलेबस है, उसको हमने डिस्कस किया है। तो हमने अगर देखें अच्छे से तो हमने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जैसे हमें क्या क्या पढ़ने थे, देखो एक बार फिर से अगर आप थोड़ा बैक करते हो ना, तो हिस्ट्री में हमने देखा कि जैसे हमने स्टार्टिंग की आपने इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 5 चैप्टर पढ़ने हैं। सेम हमारा सिविक्स में कितने चैप्टर हमारे हैं, 5 चैप्टर। एंड ज्योग्राफी के अंदर हमें पढ़ने हैं अपने टोटल 7 चैप्टर। एंड हिस्ट्री के अंदर हमें कितने पढ़ने हैं, 5 चैप्टर। तो कुल मिला के हमें टोटल जो चैप्टर कवर करने हैं ना, वो 5 हमें वैसे हमारा हो गया इकोनॉमिक्स। देखो आप इकोनॉमिक्स में हमें 5 चैप्टर कवर करने हैं, सिविक्स के अंदर हमें 5 चैप्टर कवर करने हैं। देखो ज्योग्राफी में जो आपको पढ़ना है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर वो आपको 7 पढ़ने हैं, और हिस्ट्री के अंदर जो आपको नंबर ऑफ चैप्टर पढ़ना है वो 5। यानी कि कुल मिला के आपको सोशल साइंस में जो आपकी 4 अलग अलग सब्जेक्ट की बुक है ना, तो टोटल मिला करके आपको 22 चैप्टर्स क्या करना है, कवर करना है। और ये जो आपके 22 चैप्टर्स है ना, इसको हम लोग इन डिटेल क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 इन डिटेल एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। और कवर हम लोग जो करेंगे वो सिंपल हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एनसीईआरटी के पैटर्न पर डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे, जो एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उस पर पढ़ेंगे, प्लस जो आपकी दूसरी मार्केट में जो एडिशनल आपको बुक्स देखने को मिलती है ना, जो आपकी एडिशनल बुक्स है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सो यहाँ आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी को फोकस करके पढ़ेंगे, प्लस जो सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पे फोकस करता है, तो उसको तो हमें पढ़ेंगे, लेकिन साथ में जो आपके एडिशनल बुक्स जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी मिलती है अदर बुक से, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करके हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, ताकि एग्जाम में आपसे एक सिंगल क्वेश्चन में क्या होंगे, आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। सो आज का क्लास हमारा क्या था, सिलेबस डिस्कशन का था। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने क्लास में, चैप्टर के स्टार्टिंग से हम लोग एक ही चैप्टर को क्या करेंगे, इन डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स के पढ़ेंगे। तो सी यू इन द क्लास, तब तक के लिए थैंक यू।